एक फैक्टर होता है उसकी व्यक्तिगत प्रतिभा, और दूसरा फैक्टर होता है वे परिस्थितियां जिन परिस्थितियों को फायदा उठाकर उसने अपने आप को स्थापित किया। तो एक तो व्यक्तिगत प्रतिभा वाला फैक्टर होता है, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मेटेरियल फैक्टर। ऑब्जेक्टिव मेटेरियल फैक्टर का मतलब है कि कुछ ऐसी अज्ञात चीजें जो अनजाने में ही उसको फायदा दे गई, लेकिन फिर भी इसमें व्यक्ति को श्रेय इसलिए मिलता है कि सबको इस सिविल सेवा में 6 चांस है, ये तो सबको है, लेकिन कोई उस चांस का फायदा उठाता है, कोई उस चांस का फायदा नहीं उठाता है। उसी प्रकार से अपॉर्चुनिटी सबके दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज से जो फायदा उठाता है वही सफल होता है। तो इसलिए जहां आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती है वहां भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में ये फैक्टर का योगदान होता है, व्यक्ति की प्रतिभा ही अंतोगत्वा काम आती है। तो जहां तक व्यक्तिगत प्रतिभा का सवाल है, तो आप जानते हो कि उसमें उसके बारे में वो साहसी था, योग्य था, दूरदर्शी था, कर्मठ था, और अपनी उसी कर्मठता, योग्यता और साहस के बल पर वह शासाराम जो मैंने आपको कहानी बताई थी, उसके पिता हसन ने उसे शासाराम का जागीरदार बनाया था, तो शासाराम के जागीरदार के पद से हिंदुस्तान के बादशाह के पद तक पहुंचा। लेकिन उसमें जो कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव मेटेरियल फैक्टर्स थे उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो उसकी सफलता का एक बड़ा कारण बना। एक कारण बना है, उसको आप कह सकते हैं मुगल अफगान संघर्ष, क्योंकि मुगल अफगान संघर्ष के कारण जो उत्तर भारत में अव्यवस्था आ गई है, उस अव्यवस्था का उसने भरपूर फायदा उठाया है। एक्चुअली क्या था कि अफगानों में एक बड़ा ही, क्योंकि आप जानते हो कि अफगान पद्धति जनजातीय पद्धति पर आधारित, वहां पर समानता का भाव प्रबल होता था। तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी अफगानों में कि जो अफगान नॉर्मली आप देखते हो कि इससे पहले इस सल्तनत काल में तुर्कों में जो जागीर मिलती थी किसी अधिकारी को जो काम करते हैं, तो उनको मिलती थी जो सरकारी सेवा में है। लेकिन अफगान परंपरा में होता यह कि अगर किसी को एक भाई अगर सरकारी सेवा में है और उस भाई को अगर जागीर दी गई, तो दूसरा भाई उसको कंटेस्ट कर देता था कि मुझे भी इसमें शेयर चाहिए। अब ये अपने आप में एक बहुत बेतुका डिमांड था। आप अगर सिविल सेवा क्वालिफाई करते हो और आपका भाई खड़ा हो जाए कि तुम भी तनख्वाह गवर्नमेंट फैसिलिटीज का आधा हमको अपने पैतृक संपत्ति के बंटवारे की तरह दे दो, तो वो तो बिल्कुल ही अनजस्टिफाइड डिमांड है। और वही चीज अफगानों में होता था कि उसका दूसरा भाई खड़े हो जाते थे कि हमें भी वो जागीर में हिस्सा चाहिए। इस कारण से क्या हुआ था कि हिंदुस्तान में जिस समय बाबर का आगमन हुआ था, उस समय लगभग सभी जागीरों पर दो अफगान भाइयों के बीच संघर्ष हो रहा था, जिसमें शेर शाह भी अपवाद नहीं था। उसका भी अपने सौतेले भाई के साथ सासाराम की जागीर पर संघर्ष चल रहा था। तो वैसी स्थिति में बाबर ने चालाकी की और बाबर ने एक भाई को सपोर्ट करके जागीर पर कब्जा दिलवा दिया ताकि उस भाई का समर्थन हमें मिले। तो दूसरा भाई था वो विद्रोह में खड़ा हो गया। तो इस कारण से क्या हुआ, एक राजनीतिक अवस्था का माहौल हो गया, और जिसका फायदा उठाकर शेर शाह, जैसे कई लोग होते हैं कि भगदड़ में केवल लूट करते हैं, तो भगदड़ का फायदा उठाकर शेर शाह आगे बढ़ता चला गया। अगर वो वहां पर शांति और अस्थायित्व होता तो शेर शाह का हर एक मूवमेंट को गवर्नमेंट वॉच कर लेती, या बाबर वॉच कर लेता, या मुगल वॉच कर लेते। मुगल वॉच इसलिए नहीं करती, मुगल का ध्यान तो व्यवस्था की तरफ था, और इधर शेर शाह तब तक अपने ही अंदर, देखो दौरा की लड़ाई में शामिल नहीं हुआ, हुमायूं का विश्वास जीत लिया, लेकिन जाके वो चुनार के किले जैसे उत्तर भारत के महान किले पर कब्जा करके बैठ गया। सामान्य स्थिति में वो नहीं कर पाता, अगर स्थिति असामान्य नहीं रहती। तो एक फायदा उसने वो उठा लिया। दूसरा फायदा क्या था कि अफगान जो जनजातीय पद्धति है उसका और भी फायदा उसे मिला, क्योंकि अफगान जनजातीय पद्धति में क्या होता है नॉर्मली कि जो पिता से, जैसे मतलब अफगान जनजातीय पद्धति में महिलाओं, क्योंकि आपको शायद पहले भी मैंने बताया होगा कि जनजातीय पद्धति में महिलाओं की स्थिति ज्यादा मजबूत होती है। तो उसमें क्या होता था कि जनजातीय पद्धति में पति से उत्तराधिकार पत्नी को पहले मिल जाता था, बच्चों को मिलने से पहले। अगर पति का डेथ हुआ तो पत्नी को मिल जाता था। अब जैसे आप देखिए, अब मैं शासाराम की ही बात बताता हूँ। तो शासाराम में ये चुनार, तो पहले चुनार का किलादार था ताज खान, और ताज खान की पत्नी थी, बेगम थी लाद मलिका। तो शेर खान ने ताज खान की हत्या कर दी जो चुनार का किलादार था, और उसकी जो बेगम थी लाद मलिका, उससे उसने निकाह कर लिया। तब उसके एवज में तो उसको आसानी से चुनार का किला तो मिल ही गया, चुनार का किलादार बन गया। इसके अलावा उस निकाह में, जैसा कि अब्बास खान शेरवानी, एक अफगान इतिहासकार लिखता है कि उसको 150 कीमती आभूषण, 7 मन मोती और 300 मन सोना मिला। इतना सारा धन उसे प्राप्त हुआ। और दूसरा, उसने उसी तरह से गौहर गोसाई, एक धनी अफगान विधवा थी, उससे विवाह कर लिया, तो उसको बहुत सारा धन मिल गया। तो उसने इस तरह से विवाह, अपने निकाह का फायदा उठाकर, और जो रिच अफगान महिलाएं थी उससे निकाह करके उसने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर ली, और तब एक बड़ी सेना खड़ी कर ली।
तो यहां पर उसको अफगान जनजातीय पद्धति से सहायता मिली। अगर महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं मिला होता तो शेर खां उसका फायदा नहीं उठाता। तो ये दूसरा वाला फैक्टर हुआ। तो दो फैक्टर ऑब्जेक्टिव मेटेरियल फैक्टर हैं जो उसने पैदा नहीं किया था, उसका लाभ उठाया, और पहला वाला उसकी व्यक्तिगत प्रतिभा है। तो कुल हम यहां पर तीन फैक्टर तुमको बताएंगे जो तुमको याद नहीं हो जाए। अब इसके बाद बढ़ते हो तो दूसरा फैक्टर बनता है साम्राज्य निर्माण। तो साम्राज्य निर्माण में शेर खान ने अकबर और हुमायूं की तुलना में शेरशाह ने एक बड़ा साम्राज्य बनाया। उसका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर की सीमा से लेकर, कल तो उन्होंने पेपर दिया था, कितने लोगों ने पेपर दिया था? बाकी लोगों ने पेपर नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? सल्तनत में कॉन्फिडेंस नहीं आया क्या? दिया था ना? नहीं, जो सल्तनत में थे तो सल्तनत में कौन क्या पेपर देने में क्या कॉन्फिडेंस नहीं आया था क्या? उसमें तो मैंने पीटी का क्वेश्चन भी रखा था, पीटी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। क्यों नहीं पेपर दिया था? हमको आश्चर्य। पीटी पर हाथ उठाओ, कितने लोगों ने दिया था? पेपर देना चाहिए था हमारे विचार से। सल्तनत में तुमको इतना इसका मतलब है तुम लोगों ने रिवाइज करके वो जो मैंने कहा था उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाए हो क्या? क्यों नहीं दिया था? आश्चर्य है। जितना मैंने तुम लोगों को पढ़ाया क्या उससे ज्यादा पढ़ाया जा सकता है? फिर क्या किया जाए? कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? तब तो इसका मतलब यूपीएससी का लायक ही नहीं हो तो क्या कर रहे हो दिल्ली में? जाओ घर अपने। तुम लोग को स्टडी में एक अपॉर्चुनिटी पढ़ने और लिखने की मिली है। अगर अभी भी तुम लोग का अक्ल नहीं है तो अक्ल खुलेगा नहीं, और मेरे बस की भी नहीं। मैक्स कोचिंग संस्थान में नहीं वैसा किया जा सकता है जो तुम लोगों को यहाँ मिल रहा है। तुम लोग उसका फायदा हम कहाँ सोच रहे हैं कि हम जीएस में डेवलप करवाएं बच्चों को। जब हमारा ऑप्शनल का बच्चा का ये हाल है तो जीएस का बच्चा का क्या करेंगे? जीएस में तो और भी 4 पेपर है मिला जुला के। देखिए कल्चर में, देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कल्चर कोई बुक इस नॉलेज से लिख सकता है क्या? या एक वर्ल्ड हिस्ट्री कहीं जो अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक यूरोप की नींव कैसे डाली, आपको नहीं लगता कि समझ के आधार पर इसको कोई लिख सकता है? या फिर गांधी का जो क्वेश्चन है हो जाएगा, तो इसलिए मैंने तुमको ऑप्शन में पढ़ा, इसलिए हो जाना। जीएस का कितने बच्चों को हो जाएगा? पूछो नहीं कि आधुनिकता में क्या क्या किया उनको। रूसों की समान इसकी विचारधारा होगी, संवैधानिक राजतंत्र और गणतंत्र का पता होगा, लिखित संविधान, और जो 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 वो लोग क्या लिखे होंगे, अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव लिखे होंगे, घटनाक्रम लिखे होंगे। लेकिन क्या क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। बिना सोचे हुए जो नहीं सोच सकता वो लिख सकता है। जो गांधी पर ही जो क्वेश्चन पूछा है किस तरह से मूवमेंट को उसने विभिन्न वर्गों को, उसमें कितने लोग उसको समझेंगे? सिर्फ जन आंदोलन से नहीं होगा, उसमें सारे वर्गों को लाना पड़ेगा। उस शब्द को पकड़ो। आज की तारीख में टू द पॉइंट वही लिख सकता है जो सोच सकता है। जो सोचने की क्षमता नहीं रखता है वो यूपीएससी में नाक रगड़ के मर जाएगा, उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। और यही हो रहा है। क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं वो अपने कारण से नहीं कर रहे हैं, दोष दे रहे हैं यूपीएससी को। धीरे धीरे तुम पसरते जा रहे हो। तो हमारा इसका बहुत परिचय, वहाँ जीएस बोले में जीएस की क्लास में रहते हैं तो यहीं पर ही बैठा रहता है वहाँ भी। तो हमारा इसका जो भी क्लास में रहते हैं हम लोग ऐसे ही रहते हैं प्राय। तो इसलिए इसकी राइटिंग पर भी हमारा ध्यान रहता है, जहाँ कहीं गलती करता है तुरंत मैं पकड़ता हूँ। तो देखो मतलब नहीं टेस्ट देना, कम से कम पीटी का क्वेश्चन तुम लोगों का सॉल्व हो गया था क्या? जो मैंने कहा था वो सॉल्व हो गया। तो पीटी का मैंने इसलिए था कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे कल्चर का जो क्वेश्चन लघु भारत है, या जो दूसरा क्वेश्चन है कि देखो 4 क्वेश्चन कल्चर पर है, और 4 के 4 तुम देख रहे हो। गांधार कला में वो ग्रीस पूछा है, रोमन न पूछ के मध्य एशियाई पूछा है, कुशानो वाला पूछा है। कुशान मध्य एशिया में तो वही ना गांधार कला को फैलाया, तो उसमें वो कुशानो वाले का हिंट, उसी का राजधानी है ना पेशावर, और वहां मध्य एशिया तक गया हुआ है उसका। तो वो तो शुरू हुआ था, वो तो हुआ था रोम और इससे शुरू, लेकिन मध्य एशिया तक जो फैलाव कुशाना एम्पायर ने किया है, वहां पर जो काले पत्थर का प्रयोग जो उसको बनाने के लिए हुआ है, उसी के आलोक में उसको लिखना है। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो जो लघु भारत हर जगह दिखता है, वो आज की तारीख देखो, आज जितना भी इशू है सब कल्चर पर पूछे। भारत की धर्म निरपेक्षता, भारत की डाइवर्सिफाइड कल्चर, उसी पर 3-4 है। लेकिन वो जो 3-4 क्वेश्चन है, वो 3-4 क्वेश्चन वैसे देखने में लगता है, लेकिन बच्चों को बनाने में हाथ पांव फूल जाएगा उसको।
और जो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री है, कोई अमेरिकी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति देखकर उछल जाने से नहीं होगा, उसमें आधुनिकता की नींव कैसे पड़ी उसमें बिंदु लिखना पड़ेगा, ये आधुनिकता की नींव थी। किसमें किसमें 15 नंबर? कौन बनाए, क्यों सब बनाओ ना। क्या? हाँ हाँ सब बनाना है। नहीं देखना क्या है उसको, मुझे मत दिखाओ ना। ऑप्शनल में भी तो तीनों जो जो तुम टच करोगे, जब 5वां नंबर क्वेश्चन टच करोगे तो 5वां में तो ए बी सी तीनों बनाओगे ना। तुम क्या सोच रहे हो कि 5वां में ए भी लिख लेंगे और सी लिख लेंगे छठा से? हाँ। ओहो, ये हाल है तुम्हारा भी, माने तुम सिलेबस ही नहीं समझ रहे हो। देखो वहां 5 दिक्कत नहीं, वहां पर 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन तुमको लिखना है। तो जो क्वेश्चन पकड़ोगे उसको ए बी सी बनाओगे। एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, तो 50 को उसने कैसे बांटता, वो 12.5 पौने 13 में बांटता, तो उसने 20-15 ऐसे करके बांट दिया है। 20-15 बांट दिया है, वो तीनों को काउंट करो, 50 पूरा है। 500 मार्क्स के तुम्हारा पेपर है, एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का है। और एक क्वेश्चन का मतलब जैसे कोई बच्चा अगर चौथा नंबर क्वेश्चन पकड़ा तो ए बी सी उसको तीनों लिखना होगा। ऐसा नहीं कर सकता कि ए बी चौथा से लिख ले और सी 5वां से, तो उसका कट जाएगा एक कोई भी काट देगा परीक्षा को, एक ही काउंट करेगा फिर उसको। तो उसको ए बी सी, यही तो पंगा है कि ए बी सी पूछ लेते हैं आप, कैसे तुम अनुमान करोगे किसमें? तो किसी का 2 क्वेश्चन ए बी आ रहा है तो किसी का सी नहीं आ रहा है, किसी का सी बी आ रहा है तो ए नहीं आ रहा है, और किसी का केवल ए आ रहा है तो बी सी नहीं आ रहा है। तो यही तो पंगा है इसमें। अभी तो तुमने सिलेबस ही नहीं समझा। ओहो, हम तुमको लेके कितना सपना देख चुके थे, और तुम तो यहां मतलब जहां किश्ती मेरी डूबी वहां पानी बहुत कम था वाला हाल है क्या? चलो बेकार है तुम लोगों में दिमाग लगाना, अभी पहले सिलेबस समझो तो हमारे पास आना। हाँ हाँ। काम शेरशाह का अफगान साम्राज्य तुमको समझाना चाह रहे हैं, और कहा तुम 20-15 के चक्कर में पड़े हुए। हाँ। कुछ नहीं किया जा सकता है किसी को। क्या लिखा है? शेरशाह। अब यहां पर, हाँ अब यहां पर पहले लिख दीजिए शेरशाह का उद्भव। शेरशाह का उद्भव, हेडिंग शेरशाह का उद्भव। अब डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिए, व्यक्तिगत प्रतिभा। डैश देकर पॉइंट फर्स्ट, व्यक्तिगत प्रतिभा। डैश देकर लिखिए कि शेरशाह 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 हाँ 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 अत्यधिक कर्मठ, अत्यधिक कर्मठ, अत्यधिक कर्मठ, प्रतिभाशाली, 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 कौमा उद्यमशील, उद्यमशील एवं दूरदर्शी व्यक्तित्व था। उद्यमशील एवं दूरदर्शी व्यक्तित्व था, दूरदर्शी व्यक्तित्व था। वो अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा के बल पर, वो अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा के बल पर सासाराम के जागीरदार के पद से, सासाराम के जागीरदार के पद से हिंदुस्तान के बादशाह के पद तक पहुंच गया। हिंदुस्तान के बादशाह के पद तक पहुंच गया। पहुंच गया। अब डैश दे दीजिए, डैश नहीं पूर्ण विराम दे दीजिए, और पॉइंट 2 लिखिए। पॉइंट 2 लिखिएगा। पॉइंट 2 परिस्थितियों का, हाँ परिस्थितियों का, हाँ हाँ ये पॉइंट 1 था, अब पॉइंट 2 लिखिएगा। हाँ हाँ सकारात्मक, सकारात्मक परिस्थितियों का योगदान,
सकारात्मक परिस्थितियों का योगदान। सकारात्मक परिस्थितियों का योगदान। अब डैश देना और डैश देकर इसमें ए बी 2 कर दो, पॉइंट ए लिखो कि बाबर के आगमन के पश्चात, बाबर के आगमन के पश्चात जो मुगल अफगान संघर्ष के कारण, जो मुगल अफगान संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता राजनीतिक अस्थिरता का माहौल निर्मित हुआ, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल निर्मित हुआ, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल निर्मित हुआ था, शेर शाह ने उससे फायदा उठाकर अपनी स्थिति मजबूत की, शेर शाह ने उसका फायदा उठाकर अपनी स्थिति मजबूत की, अपनी स्थिति मजबूत की। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट बी, देखिए हाँ, अफगान जनजातीय पद्धति, अफगान जनजातीय पद्धति में अफगान जनजातीय पद्धति में पति की मृत्यु के पश्चात, पति की मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात संपत्ति का अधिकार पत्नी को प्राप्त हो जाता, पत्नी को प्राप्त हो जाता, प्राप्त हो जाता। शेर खान ने इस स्थिति का फायदा उठाया, शेर खान ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए, शेर खान ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए लाद मलिका, लाद मलिका और गौहर गोसाई, लाद मलिका, लाद मलिका एवं गौहर गोसाई, गौहर गोसाई जैसे, गौहर गोसाई जैसे, गोसाई जैसे धनी अफगान महिलाओं के साथ निकाह कर लिया, धनी अफगान महिलाओं के साथ निकाह कर, धनी अफगान महिलाओं के साथ अब्बास खां